सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वही चीज आज हम फिर रिपीट भी करेंगे। थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर भी आज हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। डिस्काउंट आया है नया, लेकिन उसमें उसको हम बताएंगे क्या। अच्छा, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हमने देखना है। कल भी मैंने इस पे स्ट्रेस किया था पिछले क्लास के अंदर, आज मैं फिर इस पे स्ट्रेस करता हूँ कि आपने काउंटर एंट्रीज को देखना है। काउंटर एंट्री बेटा ऐसी एंट्री होती है जिसमें जो सिंपल एंट्री होती है, एंट्री मीन वो बेसिकली एक ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास कैश भी इन्वॉल्वमेंट होता है और बैंक भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो कैश आ रहा होता है थ्रू बैंक आ रहा होता है, या कैश बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा होता है। इन अदर वर्ड, या तो कैश आप बैंक से विड्रॉ करें अपने बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर आप अपने बिजनेस की कैश जो है उसको आप डिपॉजिट करें बैंक के अंदर। तो ये हमारी काउंटर एंट्री है। अब काउंटर एंट्री जैसा कि नाम से जाहिर है कि उसका एक इम्पैक्ट दूसरे इम्पैक्ट को खत्म करता है। तो काउंटर एंट्री हमने देखा कि आपके पास बाकी तो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन या तो रिसीट साइड पे आएगी या पेमेंट साइड के ऊपर आएगी। लेकिन काउंटर एंट्री के अंदर हमने देखा है कि दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं हमारे पास। और दो कॉलम चूंकि हमारे पास कैश बुक के टू कॉलम कैश बुक है, तो उसमें भी दो कॉलम है दोनों साइड के ऊपर, और दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक चीज अगर आप और करें तो वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज आपके पास डिक्रीज हो रही है। और दो चीजें हुई हैं, कैश और अब बैंक। तो एक टिप के तौर पे अपने माइंड में याद रखना है कि जब भी आप काउंटर एंट्री को रिपोर्ट करें बेटा, तो जरूर ये चीज देखें कि अगर उसकी रिपोर्टिंग जो है डेबिट साइड में वो बैंक कॉलम के अंदर रिपोर्ट हुआ है, तो बिल्कुल कंफर्म वो क्रेडिट साइड पे आपके पास कैश में रिपोर्ट होगा, है ना। वाइस वर्सा। उसके बाद आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। आज कैश बुक है, द कैश बुक विच इज कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक। अब थ्री कॉलम कैश बुक में देखें, उसी तरह से फॉर्मेट को हम देखते हैं, तो उसमें कैश कैश होगा, बैंक होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कल भी स्ट्रेस कर रहे थे बार बार, कि जी टू कॉलम कैश बुक के अंदर दो किस्म के ब्लेंड आते हैं कैश बुक के। एक टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बहुत सी बुक्स में ऐसे भी है कि कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी होता है, या फिर कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि कैश एंड बैंक कॉलम भी है। मैं प्रेफर करता हूँ कैश एंड बैंक कॉलम। और कल भी हमने बात की कि कैश एंड बैंक कॉलम या टू कॉलम कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट कैश बुक है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अब आज जो थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है जिसको हम आज देखेंगे, वो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात करूं कि डिस्काउंट के लिए मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि डिस्काउंट के लिए आपने परेशान नहीं होना। डिस्काउंट अपनी स्पेस खुद क्रिएट करता है। अभी भी आपने किसी किस्म का, इवन मैं उसके दो चार आपको टिप्स जरूर दूंगा, लेकिन डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट किसी ट्रांजेक्शन के साथ आएगा ना, या डिस्काउंट आपका रिसीव होगा तो किसके साथ रिसीव होगा, परचेज के साथ रिसीव होगा। और अगर आपने डिस्काउंट अलाउड होगा तो किसके साथ होगा, सेल के साथ होगा। तो ऑटोमेटिकली जब सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई एक ट्रांजेक्शन होगी जिसका आधा पार्ट तो कुछ और चीज होगी, रिसीट और पेमेंट साइड की होगी, लेकिन उसका हाफ पार्ट जो है वो डिस्काउंट का होगा, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। जो उसका पहला पार्ट होगा अगर उसको हम ठीक तरह से हम रिपोर्ट कर सके, तो आगे रिमेनिंग पार्ट उसी के आगे जो डिस्काउंट कॉलम है उसमें लिख देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम और थ्री कॉलम कैश बुक is a one which consists of three separate columns on the debit side as well as the three separate columns in the credit side। कौन कौन से जी? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। टू कॉलम के अंदर जैसे वन कॉलम था तो सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम था, टू कॉलम के अंदर दो कॉलम हो गया अमाउंट के, कैश एंड बैंक। अलग अलग करना शुरू कर दिया हमने। हम देख रहे थे कि जी हाँ इनफ्लो हो रहा है, यस रिसीट हो रहा है, हाँ यस रिसीट हो रहा है, तो फिर किस में हो रहा है रिसीट? थ्रू बैंक हो रहे हैं, तो बैंक कॉलम को इन्वॉल्व कर रहे थे। अगर कैश हो रहा है तो कैश। इसी रूल को हम पेमेंट साइड पे भी अप्लाई करते थे। आज एक एक्स्ट्रा कॉलम हो रहा है विच इज डिस्काउंट, उसको हम देखेंगे। The discount column on the debit side of the cash flow where record discount allowed। हमें पता है कि डिस्काउंट को भी हमें एज अ नॉमिनल अकाउंट के तौर पे जरा गौर से देखें। हमें पता है ना कि जो भी डिस्काउंट डेबिट डिस्काउंट होगा वो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, और जो भी डिस्काउंट क्रेडिट होगा वो आपका रेवेन्यू अकाउंट है। सिंपल सी बात है ना। तो और डिस्काउंट अलाउड का वर्ड भी हमारे पास एक्सपेंस से आए। डेबिट साइड का डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट रिसीव होगा। इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी ये सोचेंगे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या ये डिस्काउंट अलाउड है, आल्दो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस खुद क्रिएट कर लेगा। डिस्काउंट डिस्काउंट कॉलम इन द बोथ साइड आर नॉट बैलेंस्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है।
ओनली टोटल। देखो जैसे हम आखिर में चल के चीजों को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड बड़ा है, और दो वो बड़ा साइड दोनों साइड के नीचे लिखते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर याद रखो, डिस्काउंट जो थर्ड कॉलम है इसको किसी तरह बैलेंस नहीं किया जाएगा, दोनों साइड से टोटल कर दिया जाएगा। डेबिट साइड पे भी हम देखेंगे प्लस करके नीचे लिख देंगे टोटल साइड पे, और क्रेडिट साइड पे भी प्लस करके लिख देंगे, कोई उसका डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कैश के लिए और बैंक के लिए उनका डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। ये फॉर्मेट आपके सामने है जी, हिफ्सा नूर अय्यूब के फॉर्मेट है इस बिजनेस का। तो इसमें देखें इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट दो कॉलम में आपके पास, टी अकाउंट का शेप है, उसी तरह से डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस, और आगे देखें ये थ्री कॉलम कैश बुक है, तो यहाँ पे इसके तीन कॉलम लगे हुए। नंबर वन इज अ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। और हाँ, sometime this cash book is also called cash bank and discount column cash book, इसको ये भी बोला जाता है। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी आपका केस है। अब जल्दी से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी जल्दी से आप अपनी वर्कबुक को निकालें, वर्कबुक को निकालें, पेज नंबर, वर्कबुक का पेज नंबर 81, पेन पेंसिल रेडी, कैलकुलेटर रेडी, बिल्कुल आराम सुकून से बैठे। अभी इसको क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन के अंदर अगर गौर से देखें तो मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, जो बिल्कुल आखिरी ट्रांजैक्शन है, जिसको हम आखिर में देख लेंगे, बाकी वो सिंपल है जैसे हमने कल किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा ईयर को देखा तो 2016 है, पुट कर दिया, इसमें भी पुट कर दिया, इसमें ऑलरेडी पुट है। उसके बाद जून है, जून भी है, उसके बाद वन है। वन में क्या है जरा देखें, मैंने आपको बताया कि कैश बुक का हमेशा पहली लाइन जो है वो बैलेंस की लाइन होती है। और बैलेंस में अब आपने माइंड में ये रखना है कि बैलेंस कुछ कोई बैलेंस भी हो सकते हैं। बैलेंस फेवरेबल बैलेंस भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकते हैं। ये मैं पहली दफा ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, फेवरेबल का और अनफेवरेबल का। फेवरेबल का मतलब ये है ना, देखो कैश बुक है ना, फेवरेबल का मतलब है नॉर्मल। देखो कैश बुक है ना, कैश बुक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कैश का फेवरेबल बैलेंस है 2000, तो आपको समझ आ जाएगी कैश का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, और जो बैलेंस नॉर्मल नहीं होगा उसको अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हम इसको लिखते हैं। तो देख लें यहाँ पे, या एक और चीज भी है हमें, आपको पता है कि अगर उसके साथ मेंशन न किया जाए, चूंकि एसेट का केस है, अगर एसेट के केस के साथ कोई चीज मेंशन न की जाए तो बाय डिफॉल्ट भी आपका फेवरेबल बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है। तो पहले मैं यहाँ तक ही पढ़ता हूँ, कैश इन हैंड 2000, यहाँ तक मैंने पढ़ा, इसको मैं पुट करता हूँ। मैं चला गया यहाँ पे जी, डेट 1 है, बैलेंस 2000, किसका, कैश का, यस कैश 2000। और आगे में चला बैंक ओडी, यस ये देखें ये लिखा हुआ बैंक ओडी। अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता बैंक तो फिर इसका फेवरेबल बैलेंस होता, लेकिन बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज किया गया है। जब ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज किया जाएगा, बहुत कम केसेस के साथ कैश के अंदर यूज करते हैं, लेकिन बैंक के अंदर तो ओवरड्राफ्ट का नॉर्मल यूज किया जाता है। आप कभी भी आपको बैंक के साथ ओडी, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रान का वर्ड यूज किया जाए तो आप उसको बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस गिनेंगे। अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस मीन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए जो है वो अगर ये कहे कि जी मेरे बैंक का फेवरेबल बैलेंस है 2000, तो इससे मतलब ये है कि स्टूडेंट ए के 2000 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, वो किसी वक्त भी विड्रॉ करके अपना यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा स्टूडेंट अगर ये बोले कि जी मेरे पास बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्रॉन बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 5000, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट नंबर बी ने 5000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने हैं, लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी है, इसलिए इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखेंगे, हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को देखना है। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये जो चार चैप्टर्स हैं या जो चार लेक्चर्स हैं, ये आपस में रिलेशनशिप है इनका। कैश बुक 1, कैश बुक 2, और आगे चल के BRS विच इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 1 और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2, ये चारों के चारों यूनिट इनके आपस में जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में हमें यूज करने पड़ेंगे। तो जरा गौर से देखने। ओके, ओवरड्राफ्ट है तो हमें पता है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल मीन इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा। हम यहाँ से कॉपी करते हैं बैलेंस, और कितनी अमाउंट था जी 1500,
किसका था? नहीं कैश का नहीं था, बैंक का था। यस, बैंक कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में हमने लिखा, इसको बैंक कॉलम में लिखा, और ये देखो इसको हमने कैश कॉलम में लिखा, इसलिए कि ये कैश का बैलेंस था। आगे चलते हैं जी 7 डेट को। जी 7 डेट को क्या हुआ जी? रिसीव कैश फ्रॉम रियाज एंड कंपनी। अच्छा, कोई रियाज एंड कंपनी था, उससे हमने कैश रिसीव किया, और फर्स्ट टाइम इसके अंदर डिस्काउंट की बात आई है। मैंने आपको बताया था ना कि डिस्काउंट बहुत कम केसेस, शायद 1-2% कुछ इस तरह से किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए, लेकिन ये होगा कि डिस्काउंट अकेला नहीं आएगा, डिस्काउंट किसी ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा। तो डिस्काउंट को 1 मिनट के लिए भूल जाए और सिर्फ जो उससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर पाए ना, तो डिस्काउंट को उसी के सामने लिख देना है। देखिए कैसे मैं इसको सोचता हूँ, ये क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम रियाज एंड कंपनी, रियाज एंड कंपनी से 190 हमने रिसीव किया। अच्छा, रिसीव किया तो किस साइड पे आएगा? यस, रिसीट साइड पे आएगा। रिसीट साइड पे हमने लिखा 7 डेट को, और उस कंपनी का नाम लिखा जिस कंपनी से हमने लिया। कितने पैसे लिए? जो 190 रुपीज लिए, कैश में लिए थे। ओके, हमने 190 कैश में लिख दिए। ये देखो यहाँ तक तो ट्रांजेक्शन पुट होगी ना, कि रिसीव कैश फ्रॉम रियाज एंड कंपनी रुपीज 190 7 डेट में, इस 7 डेट रियाज एंड कंपनी 190। आगे क्या? डिस्काउंट अलाउड। देखो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है, इस डिस्काउंट के आपस में एक रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप की बात करूं, जरा समझ लें। देखो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट जो आप, जब भी आप कैश रिसीव करेंगे या कोई रिसीट साइड होगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्काउंट अलाउड आएगा, और जब आप कोई चीज पेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। लिहाजा चलें इस थ्योरी में भी नहीं जाते क्या चीज है। देखो अगर ये ट्रांजैक्शन आपने ये वाली ठीक पुट कर दी, तो आगे ये डिस्काउंट है ना, उसी के आगे जाओ। देखो ये आगे, इसके आगे जाके यहाँ पे डिस्काउंट, बस डिस्काउंट कॉलम का और कोई काम नहीं। जैसे मैं पिछले लेक्चर से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेन चीजें इसके अंदर कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक है। कैश बुक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें, कैश एंड बैंक। उसको और से अगर आप देखें तो सारी चीजें आपकी साफ हो जाएंगी। डिस्काउंट को हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन के आगे से डिस्काउंट को बात कोट कर दी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो तो 12 है, यहाँ पे कह रहे सेल्स बाय चेक। ओके, और यहाँ पे देखो मेंशन नहीं है ना कि ये हमने चेक आया, हमने चेक लिया है। तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम ये कंसिडर करेंगे, ये जो हमने अमाउंट लिए इसको हमने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए। नॉर्मली अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो वहां पे मेंशन किया जाएगा नॉट डिपॉजिटेड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चेक हमने रिसीव किया 1000 का, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, आप अपने पास लिखते हैं वर्कबुक के अंदर, ताकि आपको आइंदा कंफ्यूज। सेल्स बाय चेक 1000 एंड डिपॉजिटेड। चले मैंने आप यहाँ पे लिख दिया आपकी आसानी के लिए। अगर ना लिखा जाए तो बाय डिफॉल्ट डिपॉजिटेड कंसिडर करेंगे, और अगर यहाँ पे नॉट डिपॉजिटेड होगा तो वहां पे मेंशन किया जाएगा, या उस आगे वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ना कुछ उसका इशारा दिया जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ जी 12 तारीख को जी 1000 रुपीज हमने सेल्स के थ्रू हमने बैंक में रिसीव कर लिए, या बैंक में डिपॉजिट कर दी। रिसीट साइड है जी, सेल्स था। ओके, और उसके बाद अमाउंट हमारे पास थी 1000, तो मैं 1000 बैंक अकाउंट के अंदर अब पुट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अ डेट ऑन डेट ऑफ 15 डिपॉजिटेड कैश रुपीज 1200 टू बैंक अकाउंट। अगेन पढ़ो इसको और से जरा देखो। डिपॉजिटेड कैश, आप अपने बिजनेस की जो कैश आपके पास, जो कैश अभी तक पड़ी हुई थी, वो उठा के आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश जा रही है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड, दिस इज of course this is a conversion in the assets. One asset which is a bank asset has been increased, or other asset which is a cash asset has been decreased. तो सिंपल सी बात है, अगर दो ही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बैंक एंड कैश, और अगर ये दोनों चीजें एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाए तो उसको काउंटर एंट्री बोलते हैं। काउंटर एंट्री इसलिए बोलते हैं कि एक अकाउंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, एसेट है। दूसरे अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम दूसरे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। मैं इसको कोर्स सारी तरह से करता हूँ आज। डिपॉजिटेड कैश 1200। अब देख लो आपको क्या हुआ है, आपकी कैश डिक्रीज हुई है। कैश डिक्रीज हुई है ना, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ 15 डेट। मुझे पता है कि ये आपका चूंकि काउंटर एंट्री है 15 में, यहाँ पे भी लिखता हूँ 15 में, यहाँ पे भी लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड पे रिपोर्ट होगा 15। अब जरा समझने के लिए जरा देखें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। डिपॉजिटेड कैश 1200 टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब है बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है ना,
आपके पास कैश थी, आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक इंक्रीज हो गया। बैंक इंक्रीज होने से मतलब क्या है कि बैंक का डेबिट इफेक्ट होगा, और कैश का फिर अगर बैंक का डेबिट इफेक्ट हुआ है तो फिर कैश का कौन सा इफेक्ट होगा? क्रेडिट इफेक्ट। इसमें मैं लिखता हूँ, अच्छा ये बैंक में मैंने लिखा है तो बैंक के लिए सोर्स हमें पता है कैश होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश, और छोटा सा रेफरेंस कॉलम के अंदर एक सी डाल देते हैं ताकि याद रहे कि ये काउंटर एंट्री है। और इसमें देखिए हमने एंट्री पोस्ट कहाँ पे की है? एंट्री हमने कैश में पोस्ट की है, तो डेफिनेटली अगर कैश में पोस्ट किए तो उसका जो सोर्स होगा वो हमारे पास बैंक होगा। छोटा सा सी, ये मेन जो चीज है जो कैश बुक के अंदर है। बाकी जो सिंपल लेजर अकाउंट है, अगर कैश आ रही है तो डेबिट में इंक्लूड करो, जा रही है तो क्रेडिट में इंक्लूड करो, देख लो कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट पैसों से आ रही है तो कैश में, अदरवाइज बैंक में, तो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर देखता हूँ, देखो लिखा हूँ डिपॉजिट कैश 1200 टू अ बैंक अकाउंट, कि आपने अपने 1200 रुपीज की कैश जो बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी एंट्री लिख देता हूँ कि यहाँ पे होता है क्या, बैंक, इसकी एंट्री होगी बैंक इंक्रीज हो गया, और किससे इंक्रीज हो गया? कैश से, कैश की वजह से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखें, डिपॉजिट डिपॉजिट कैश 1200 टू बैंक अकाउंट, बैंक इंक्रीजिंग, कैश इज डिक्रीजिंग। इफ बैंक इज इंक्रीजिंग, हमने बैंक को इंक्रीज कर दिया 1200 के साथ। ये सोर्स उसका लिख दिया है, इसमें कोई इतनी ज्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये 1200 की अमाउंट को आपने बैंक के ही अंदर लिखना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ कैश बुक का, लेकिन यस अमाउंट करना होगा, अदरवाइज हमारे बैलेंसेस जो है वो उल्टे हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये कैश क्रेडिट में ना, इसका मतलब क्या है कि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है। अच्छा कमी आ रही है तो हमें पता है कैश जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट लगना चाहिए, ये देख लो ये यहाँ पे क्रेडिट लगा हुआ है, लिहाजा ये हमने ठीक पुट किया है। आगे चलते हूँ, नेक्स्ट 20 डेट को देखें, पे टू वकास शहजाद रुपीज। अब देखो, अब इसमें भी देखो, मैं डिस्काउंट को बिल्कुल, डिस्काउंट को मैं देखता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट इज अ डिस्काउंट। मैं यहाँ पे सिर्फ इस ट्रांजेक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, उसको मैं देखता हूँ कि वकास को हमने पेमेंट किया है। और हाँ, इसमें देखो, इसमें भी एक और छोटी सी चीज है, गौर से देखो, इसमें भी लॉस कैश का नहीं लिखा हुआ है, इसमें देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ। ये भी एक रूल है हमारा कि जब भी आपका का, तो वो उसको कैश ही कंसिडर करते हैं नॉर्मली, ठीक है, बैंक नहीं कंसिडर करते। तो ये पे टू वकाश शहजाद तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है, हमने पेमेंट किए। अगर बैंक होता तो बैंक मेंशन होता, कैश भी बहुत 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 हद तक मेंशन होता है, लेकिन अगर कैश मेंशन ना हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। अगर कैश मेंशन है फिर भी कैश कंसिडर करेंगे। पेमेंट साइड पे 20 को जी मैं चला गया हूँ जी पेमेंट साइड पे। मैंने सबसे पहले पेमेंट साइड पे लिखा 20, बंदे का नाम, और उसके साथ अमाउंट को देखा कितना है, 485। ये कैश में तो 485, बस उसी के आगे मैंने ये नहीं, मैंने स्कोर नहीं किया कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये कहाँ पे आया है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ देखें, आपका कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि आपको पता है कि जो भी रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे होता है, या इन अदर वर्ड जो भी नॉमिनल अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड पे होता है, जैसे ये है डिस्काउंट, तो इससे मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड पे होता है, जैसे ये डेबिट साइड पे है, इससे मतलब है डिस्काउंट अलाउड। लेकिन चले, हमने सिर्फ, हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन को पुट करना है जो इससे पहले थी, पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन पुट किया, और आगे चल के हमने डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट लिख दिया, बस। आगे चलता हूँ, रिसीव अ चेक फ्रॉम सलमान ऑफ 500 एंड डिपॉजिटेड। बहुत सिंपल है, सलमान से हमने चेक लिया 500 का, 25 को हमने सलमान से चेक लिया, और जो हमने डिपॉजिट कर दिया है, अगर नॉट डिपॉजिटेड होता तो हमें कल वाली बात याद है कि उसको हम कैश कंसिडर करते हैं, और अगर चूंकि डिपॉजिट कर दिया 500 का तो उसको हमने बैंक में इंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, तो पे टू हसन बाय चेक, हसन को पेमेंट किए बाय चेक है, 300 है, डेट 27 है, 27 हसन, तो बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा 300। अगेन पढ़ लेता हूँ, 27 पेड हसन बाय बैंक, बाय बैंक का बाय चेक है, तो यस, ये देखो बैंक कॉलम के अंदर ही हमने 300 लिखा हुआ है, हसन आपका ये 27।
लास्ट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए मैंने जैसे आपको स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताया था कि ये एक नई ट्रांजैक्शन है, इसको जरा देखते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रूल है, बल्कि ये ऐसा रूल बताऊंगा जो डिसऑनर का रूल है, और ये सब के लिए अक्रॉस कभी भी ये डिसऑनर का वर्ड आएगा तो ये रूल अप्लाई होगा, किसी भी जगह पे आएगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर ये आता है हमारे पास। देखो, मिस्टर सलमान चेक 25th डेट, भाई ये वाला चेक 25th डेट, इसको हमने क्या किया था, ये आया, इसको हमने क्या किया, 25 वाला चेक किया था। इसके साथ हमने क्या किया था, ये सलमान से हमने रिसीव किया था 500 का चेक, और चूंकि डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था तो उठा के हमने ये लिख दिया था। ओके, इसका लिंक है इसके साथ। ये कह रहा है मिस्टर सलमान चेक ऑफ 25th dated 25th हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू द टेक्निकल रीजन, वट एवर द रीजन इज। हम रीजन की तरफ नहीं जाते, देयर आर मल्टीपल रीजन, 17-18 रीजन के, जिस वजह से डिसऑनर क्या होता है बेटा, डिसऑनर ये होता है कि आप चेक लेके जाओ ना बैंक के काउंटर के ऊपर ना, तो वो आपको वापस क्या दे दे कि नहीं जिसमें कोई इशू है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी आप चेक लेके जाते हैं बैंक के काउंटर के ऊपर, तो वो चेक करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो हो सकता है ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही रीजन है कि चेक जो है उसके उसके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, आपको वापस कर दिया। जितनी चेक के ऊपर अमाउंट लिखी हुई होती है, अमाउंट सफिशिएंट अकाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको वापस। दिस इज ओनली वन रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजन, अबाउट 16 और 17। चेक के अंदर डेट का कोई इशू हो सकता है, चेक के अंदर सिग्नेचर का कोई इशू हो सकता है, चेक के अंदर आराम से सुनो। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। Mr. Salman, a check of dated 25th has been dishonored due to the technical, जरा आराम से बात सुनो। अच्छा, ये जो चीजें चल रही है ना, को जरा गौर से देखें। अच्छा, को टेक्निकली आप इन चीजों में हाथ ना लगाएं तो बेहतर है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में फिर आपसे बात करता हूँ। मिस्टर सलमान चेक ऑफ डेटेड 25th हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू द टेक्निकल रीजन। इसकी एक ही सिंपल सी बात है भाई, डिसऑनर का केस जब भी आता है तो आपने सिर्फ इतना देखना होता है कि उसकी उस चेक के साथ पहले क्या प्रोसीजर किया हुआ है। जो प्रीवियस प्रोसीजर होता है उसका रिवर्स कर दिया जाता है, सिंपल याद रखो। अगर ये चेक था, आपने रिसीव किया था, तो आपने क्या किया था, इसको डेबिट साइड पे एंटर किया था बैंक कॉलम के अंदर। अगर ये चेक आपका डिसऑनर हो जाए तो इसको रिवर्स इंपैक्ट करना है। रिवर्स इंपैक्ट से क्या मुराद है, इसी चेक को उठा के क्रेडिट साइड पे लेके चले जाना है। तो यहाँ पे डेट है 28, कितनी अमाउंट की 500 था, यहाँ पे 500। इस पे मैं फिर बात करता हूँ। Again, last transaction, Mr. Salman, check of rupee dated 25th has been dishonored due to the technical reason। अगर कोई डिसऑनर का केस आता है बेटा, तो याद रखो डिसऑनर के केस के साथ सिर्फ इतना सा होता है कि उसने उसके साथ पहले क्या इम्पैक्ट हुआ है। अगर उसके साथ पहले डेबिट इम्पैक्ट है तो डिसऑनर के साथ वो क्रेडिट इम्पैक्ट हो जाता है, मीन उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से खारिज कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं रिसीव किया। अगर आगे चल के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इस तरह के केसेस भी आएंगे कि चेक जब हम इशूड करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे, और जब डिसऑनर हो जाएगा तो याद रखें, अगर अगर उसकी प्रीवियस ट्रीटमेंट जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखी हो, तो उसके बाद डिसऑनर हो जाए तो फिर उसको हम डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर देंगे। इस चेक के साथ ये हुआ था, स्पेसिफिक केस 28 सलमान चेक के साथ, कि सलमान चेक को हमने रिसीव किया था 25th में। तो हमने कहा जैसे ही 25th ने रिसीव किया था तो इसको उठा के हमने डेबिट साइड पे लिखा था। अब 28 डेट में उसने बताया कि जब चेक गया था तो वो डिसऑनर हो गया था, उसको उसको वो हॉनर नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिली है। तो हमने ये करना है कि उसको उठा के उसका रिवर्स इम्पैक्ट करना है। रिवर्स इम्पैक्ट से मुराद ये कि पहले अगर वो बैंक के डेबिट साइड पे रिपोर्ट किया हुआ था तो अब बैंक के क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर दे। यहाँ पे हमारी ये यहाँ पे आके चीज कंप्लीट हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको बैलेंस करते हैं। आप ही बैलेंस करें, मैं जरा गौर करता हूँ। मैं पहले ये कैश कॉलम को हम कैश कॉलम के साथ ही बैलेंस करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ 2000 वैल्यू है, 190 है, यहाँ पे 1200 है, 485 है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड आपका बिगर साइड है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2000 2190 है ना, 190 हो जाएगा 2190।
ये क्या 1000, 1200, 1200 और 500, 2700 बन जाएगा, ऑलमोस्ट 2700, फिर 17 और 27। और जैसा कि बताया गया है कि जो डिस्काउंट कॉलम है उसको बैलेंस नहीं किया जाता, उसको सिर्फ टोटल ही किया जाता है। तो पहले मैं डिस्काउंट कॉलम का काम खत्म कर देता हूँ। ये टोटल तो 10 का टोटल, यहाँ पे क्रेडिट में 15 है तो 15 का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे ये चूंकि दोनों साइड बड़े हैं तो मैंने इसकी बड़ी अमाउंट को उठाया और ये दोनों साइड पे रिपोर्ट कर दी और बैलेंस अब मैं क्रिएट करूंगा इससे। तो मैं कैलकुलेटर दिया जी, 2190 माइनस 1200 माइनस 485, ये मैं कैश का कर रहा हूँ, ठीक है। 2190 माइनस 1200 और माइनस 485, तो इससे जो मेरे पास आंसर रिपोर्ट हो रहा है वो 505 है। नेक्स्ट में चलें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो 2700 था, माइनस कर दें 1500 माइनस 300 माइनस और 500, इससे हमारे पास जो आंसर रिफ्लेक्ट हुआ है वो 400 है, 400। सो इसी को उठाएं बैलेंस को, और मैं यहाँ पे चला गया हूँ नीचे जुलाई के अंदर, इसमें लिखता हूँ फर्स्ट जुलाई के अंदर, यहाँ पे वो कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रॉड डाउन आ जाएगा 500 और ये हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये इनको टोटल में लिखना, इनको टोटल आगे चलते हैं थोड़ा सा। दिस इज ऑल अबाउट द कैश बुक बेटा, सिंगल कॉलम, टू कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक। आपकी तीनों कैश बुक कंप्लीट हो गई हैं। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट कैश बुक है वो आपके पास 3 कॉलम कैश बुक है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 2 कॉलम कैश बुक बेस है, उसी में वही चीज़ें थी और डिस्काउंट सिर्फ हमने उसके आगे उसको मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलें तो अनदर टाइप ऑफ कैश बुक विच इज अ कैश बुक नंबर 4 विच इज अ पेटी कैश बुक। सबसे पहले देखो व्हाट इज अ पेटी, PETTY, पेटी मीन अ स्मॉल कैश बुक। सिंपली देखो आपको पता है कि आजकल की दुनिया के अंदर जो भी पेमेंट की जाती है या रिसीव की जाता है वो ज़्यादातर बैंक के केस के अंदर होता है। बैंक थ्रू बैंक हम पेमेंट भी करते हैं और बैंक के थ्रू हम अपनी कैश की रिसीव भी करते हैं। लेकिन कोई छोटी छोटी भी हमने पेमेंट्स करनी होती है, लाइक कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कोई और छोटा सा कोई स्टेपलर के टांके, कोई थोड़े से पेन लेके आने हैं, छोटे छोटे एक्सपेंस भी होते हैं, लाइक 20 रुपीज़ एक्सपेंस, लाइक 50 रुपीज़ एक्सपेंस, लाइक 100 रुपीज़ एक्सपेंस। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए चेक नहीं लिखे जाते। चेक का जो पेज होता है उसकी भी प्राइस है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर थोड़ी सी कैश मेंटेन कर देते हैं अपने ड्रॉअर के अंदर। उस थोड़ी सी कैश में ये छोटे छोटे जो हमारे रूटीन के एक्सपेंस होते हैं इनको हम पे करते हैं, और उसी उसी के अगेंस्ट हम एक छोटी सी बुक क्रिएट भी करते हैं साथ, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, जिसमें हम जो भी ये पेटी खर्चे हैं, पेटी मीन स्मॉल खर्चे जो है, इसको हम इनको अकाउंट फॉर करते हैं। It's most common to find a large commercial businesses that are receipt and payments are made थ्रू बैंक। सिंपल सी बात है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो लार्ज की बात की जा रही है, आजकल की दुनिया में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी थ्रू बैंक काम करती है। सेंस एक्सपेंसेस लाइक कन्वेंस एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस, पोस्टेजेस, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग कैन नॉट बी मेड बाय द मीन ऑफ चेक्स। आपने आप टैक्सी वाले को भी चेक देंगे, आप किसी ढाबे वाले को भी चेक लिख के देंगे, आप किसी रेडी वाले को चिप्स खाएंगे वहां से भी आप चेक लेके, ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो हम ये करते हैं कि थोड़ी सी कैश, अबाउट 1000 और 5000, जो भी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके मतलब थोड़ी सी कैश हम अपने पास मेंटेन कर देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, हॉट कैश, जिसके थ्रू वो थोड़ी थोड़ी 10 20 50 100 रुपए की जो पेमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं, और साथ साथ उसको द मेंटेनेंस ऑफ द स्मॉल कैश बैलेंस टू मीट द पेटी कैश। ये सिंपल है, मेंटेनेंस ऑफ हम मेंटेन करते हैं स्मॉल कैश बैलेंस टू मीट द पेटी पेमेंट, जो छोटी छोटी पेटी पेमेंट्स हैं उसके लिए हम वेट करते हैं। तो इसके लिए एक द इम्प्रेस सिस्टम इज यूज फॉर पेटी कैश मेंटेनेंस। ये नाम देखें तो इम्प्रेस सिस्टम है, बड़ा सिंपल सी बात है इसमें जरा बात समझें। ऐसा होगा जैसे ये मंथ नवंबर का मंथ है ना, तो नवंबर के मंथ में जो फर्स्ट डेट होगी उसमें सपोज करता हूँ
आपका जो भी ओनर है वो आपको 5,000 रुपये दे देता है कि जी पेटी कैश के ये आप एक्सपेंस करें। आप एक्सपेंस करते जाएंगे, जैसे ही 30 नवंबर आएगी तो फिर आपसे पूछा जाएगा कितने एक्सपेंस हो गए। आपको 5,000 दिया था तो आपने बोला कि 4,700 हो गए। मीन आपने 4,700 का एक्सपेंस ड्यूरिंग द पेटी एक्सपेंस ड्यूरिंग द मंथ कर दिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप 300 रुपीज आर रिमेनिंग है। तो इम्प्रेस सिस्टम हमें ये बताता है कि जी जैसे ही आपका मंथ खत्म होगा आप इसको रिप्लेनिश कर दें। रिप्लेनिश से मुराद ये है कि उसको दोबारा उसके बैलेंस तक लेके आ जाए। अब क्या हुआ है, 30 को सिर्फ 300 रुपीज बच के ना, तो जैसे ही हम 1 दिसंबर को जाएंगे तो आपको फिर एक नया चेक मिलेगा जो 4,700 को होगा। पहले आपके पास 300 बच गए थे, 4,700 और आपको दे दिए जाएंगे। दोबारा उस लेवल को फिर 5,000 के लेवल पे ला के खड़ा कर दिया जाएगा 1 दिसंबर के में। फिर दिसंबर में आप खर्चे करेंगे। मैं सपोज करता हूँ 4,500 आपका दिसंबर तक हो गया, तो दिसंबर 31 को देखेंगे 4,500 एक्सपेंस है, रिमेनिंग आपके पास बैलेंस जो है एंडिंग बैलेंस वो 500 है। जैसे ही 1 जनवरी में जाएंगे तो आपको फिर 4,500 का दोबारा से रिप्लेनिश कर दिया जाएगा, दोबारा से आपको भर दिया जाएगा, दोबारा से आपको पेमेंट कर दी जाएगी। फिर जब हम फर्स्ट दिसंबर पे 1 जनवरी यहाँ जाएंगे तो आपका बैलेंस दोबारा से 5,000 शो हो। इसी तरह से दिस रिगार्डिंग ये एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल ऑन June 1st 2012 rupees 1,000 was given to the petty cashier. He had spent 940 during the month. He will be paid rupees 940। देखें उसको 1,000 रुपीज दिया, महीने में उसने 940 खर्चा किया, और आखिर में जब जून में हम खड़े हो गए उसको दोबारा से उसको रिप्लेनिश करके 1,000 तक लेके आ गए। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, ये पेटी कैश बहुत सिंपल कैश बुक होती है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द पेटी कैश बुक ऑफ द सोनिया मंजूर 100 rupees was given to the cashier on 1st March 2017 on the basis of impress system। 1,000 रुपीज उसको मिले हैं जी। कब मिले हैं जी? हम यहाँ पे लिखते हैं जी हम यहाँ पे लिखते हैं मार्च की फर्स्ट डेट थी जी, 2017 था। ठीक हो गया। कितने पैसे मिले हैं जी? अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपीज है, 1,000 है। 100 रुपीज बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत ही पुराने वक्तों का बिजनेस है, बहुत पुराने वक्तों का बिजनेस है। अच्छा, तो इसमें क्या हो गया जी? इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस हो गया। फिर क्या किया जी? उसके बाद खर्चे शुरू हो गए जी। 2 तारीख को उसने क्या किया जी? 2 तारीख में ड्यू डेट, छोटे छोटे खर्चे, पोस्टेजेस स्टेप्स के खर्चे दिए 8 रुपीज। मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ, इसको पोस्टेजेस ही लिखते हैं। ठीक है, पोस्टेजेस हम यहाँ पे जाते हैं जी। पोस्टेजेस के एक्सपेंस किए जी, कितने किए जी? पहले हम यहाँ पे अब देखें, हम टोटल एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे 8 रुपीज। ठीक हो गया जी। कितने हुए थे जी? 8 रुपीज। उसके बाद ये कि ये देखें, ये अपनी रेलेवेंट क्लास के अंदर चला जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस इनकर होगा उसको टोटल पेमेंट के खाते में डालेंगे। आखिर में इसका मैं आपको बेनिफिट जब हम बैलेंस करेंगे वहां पे पता चलेगा। और उसके बाद हम ये करेंगे कि इंडिविजुअल देखेंगे ये किसका खर्चा है। तो ये किसका था जी? पोस्टेजेस का था। तो पोस्टेजेस की क्लास हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे भी मैं शो कर दूंगा। अगले एक्सपेंस की तरफ चला गया हूँ जी। स्टेशनरी का खर्चा है जी, 2 ही तारीख है। स्टेशनरी टू डेट, स्टेशनरी कितना जी? 10 है। मैं पहले मैंने टोटल में 10 लिखा। अब देखो स्टेशनरी की कौन सी क्लास होगी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस, ये क्लास है, तो यहाँ पे मैंने 10 इस क्लास में। मीन आप ऐसे समझें कि ये टोटल पेमेंट जो है ये टोटल अमाउंट हमें शो करेगी, और उसके बाद इंडिविजुअल क्लास हमें शो करेगी कि अच्छा किस क्लास में हुए, वो आगे की तरफ चलेगी। हम ताकि हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हम इंडिविजुअल क्लास के टोटल भी हमें पता चलेंगे और फिर टोटल का टोटल भी पता चलेगा, उससे मैच कर सकेंगे, कोई एरर तो नहीं है। स्टेशनरी के बाद जी कार्टेज है जी। कार्टेज 3 तारीख को 3 तारीख को कार्टेज 4। कार्टेज कहाँ पे आएगा? कार्टेज भी कैरेज की तरह होता है, ये कैरेज में आ जाएगा 4। उसके बाद आगे चलो तो हमारे पास फिर पोस्टेज आ गए जी। 3 तारीख को 6, 3 तारीख को पोस्टेज 6, और फिर हमने पोस्टेजेस के अंदर भी 6 इंक्लूड। और उसके बाद है पेपर। अब देखिए पेड पेपर 8 तारीख को 1 रुपया। ये बड़े कुछ सस्ते वक्त थे जहाँ पे 1 रुपये के पेपर मिलते थे। आजकल तो 1 रुपये की टॉफी भी नहीं मिलती है।
पेपर का 1 रुपीज एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पे किस में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर ही पेपर को हम इंक्लूड कर देते हैं। खैर इतना कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपकी थोड़ी बहुत क्लासेस में फर्क आ सकते, कोई इतना नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे मोस्ट सूटेबल की तरफ जाएं। और अगर यहाँ पे मोस्ट सूटेबल नहीं है तो मिसलेनियस में इंक्लूड कर दें। मेन अगर इसमें से किसी क्लास में किसी तरह से वो इंक्लूड नहीं होता तो मिसलेनियस में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद कौन सी डेट थी, 8 के बाद 12, कार्टेज अगेन 6, 12 कार्टेज 6 एंड कार्टेज हमने यहाँ पे यूज किया था कैरेज के अंदर, अगेन यूज करते हैं 6। ओके, नेक्स्ट वन 23 पेड इंक्स एंड निब्स, ये स्टेशनरी के खातर लगता है 4, 23 4 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कागज वगैरह सारा कुछ, पेन पेंसिलें सारा कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा। पेड अ ट्रेन फेयर 26 कितना, 5 रुपीज, 26 अब देखते हैं ट्रेन फेयर है, यस दिस इज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इस ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर है। 26 के बाद 28 पेड बस फेयर 4, 28 का ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर ही आएगा। उसके बाद एनवेलप एंड अ लेटर, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आएगा 29 6, 6 एनवेलप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आएगा 6। देख लें 8 8 8 10 10 है, 4 है, 6 है, 1 है, 6 है, 4 है, 5 है, 4 है और 6 है, सही रिपोर्टिंग है। उसके बाद 29 के बाद सेकंड लास्ट है 30, प्रिंटिंग एड्रेस ऑन द अबव 4, प्रिंटिंग की ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आएगा 4, 34। एक लाइन शायद यहाँ से कम है, सेट कर दीजिए। थर्टी था प्रिंटिंग, ओके स्टेशनरी तो हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आएगा। लिख रहे हैं ना साथ साथ ना, साथ साथ लिखना है, अच्छा सोना नहीं है। 30 आखिरी लास्ट 31, थोड़ा सोने वाला क्वेश्चन हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूँ। टैक्सी फेयर, सर्दी भी है, हीटर लगा के मुझे लगता है सो गए होंगे आप लोग, जागना है। अच्छा 10 टैक्सी फेयर 10 टैक्सी फेयर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस करो, इसको सम करो जी, कैसे हो जाएगा 18 22 और 28 29 35 39, ये कैलकुलेटर से करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं यार। 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 15 प्लस, मैं सपोज करता हूँ कि मैंने टोटल ठीक किया होगा, अगर कोई एरर हो तो इसको निकाल देना है, ठीक है। टोटल 68, तो अब ये है, अगर ये 68 है तो इसका जो ये सब कैटेगरीज है इसका भी 68 आना चाहिए। ये बन गया 14 और ये बन गया 10 15 और 15 तो 19 है 25 और ये बन गया 10 और ये बन गया 20। चले अभी पता चलेगा ठीक है या हल किया है। ये अभी 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 14 69, एक का शायद ये 69 सर आखिरी वाला 19। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कौन बोला है, नाम बताओ ना यार, हैं सर मैं निशान
ओ जिशान, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलें, तो अब क्या करेंगे, अब बड़ा सिंपल है, चूंकि इम्प्रेस सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चूंकि यही डेट हमारे पास मार्च ही चल रहा है, हम लिखेंगे बैलेंस। अब इसमें से कितना बैलेंस बच के हमें उसने दिए थे, 100 रुपीज दिए थे, -68 करें, हमारे पास 32 रुपीज बच गए। ये अगला महीना अब चलेगा। अब यहाँ तक इसका मतलब है 68 हमने कंज्यूम कर दिए, 38 जो है हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे। अब हम ये करेंगे कि बंदे को ये करेंगे कि दोबारा इसको इसको दोबारा से रीफिल करें। तो फिर रीफिल कितने से किया जाएगा, अगेन 68 से। आज के बाद ये जो महीना होगा ये हमारे पास अप्रैल होगा, और अप्रैल के फर्स्ट में ब्रॉड डाउन, ये हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस होगा। तो सिंपल पेटी कैश में हमने, आपने देखा कि हमने पेटी एक्सपेंस बड़ा सिंपल है, सबसे मेरा ख्याल है सिंपल कैश बुक है, जिसमें आपके पास सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जब पहला बैलेंस आएगा तो आपने यहाँ करना है बैलेंस, और उसके बाद फिर कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन में उसका छोटा सा नाम लिख लें, डिस्क्राइब करें उसे, और फिर टोटल में आपने लिखना है। और फिर जैसे ही टोटल आप करें, और टोटल का तो जो टोटल है वो सम ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो टोटल के बराबर होने चाहिए। फिर हमने देखा 68 थे, हमारा खर्चा हो गया, टोटल कितना मिला था, 100 मिला था। इसका मतलब है बैलेंस जो है हमारे पास, इसको भी हम 31 लिखेंगे। 31 को ही हमारे पास जो बैलेंस था वो ये, इसको हमने कैरी डाउन किया, मीन हमने अगले मंथ में इसको ट्रांसफर किया, और अगले मंथ में उसने यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे 32 कर दें, यहाँ से हटा दें। अब ठीक हो गया, यस। क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड है यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। इसका मतलब अब 32 प्लस 68 इनको प्लस करेंगे, 100 रुपीज़, और आगे इसको आप प्रोसेस करेंगे। ये सिंपल सा पेटी कैश था बेटा। अब थोड़ा सा आपका, अब उसी को दोबारा, अब आपका थोड़ा सा एक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन या अदरवाइज ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये अभी आपने क्लास में अटेंड करना होता है। मैं आपके साथ साथ बातें नहीं कर रहा होता, मज़े मज़े की। चलें यहाँ पे हम सारे मिलके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ये कहीं से आगे लो को डिलीट करते हैं, ठीक हो गया, अब बराबर हो गया जी। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब साइट। हमने क्या करना है, सेक्शन में दो चीजों को हमने देखना है। पहले कॉलम में हमने उसका साइड डिस्क्राइब करना है कि वो कैश बुक की किस साइड में जाएगा, वो कैश बुक की डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। हमें पता है ना कि अगर रिसीट होगा, अगर उससे पैसे मिल रहे होंगे तो वो डेबिट साइड पे जाएगा, अगर पेमेंट है तो वो आपके पास क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, एक चीज फिर क्या करना है, एंड कॉलम इन विच अमाउंट इज एंटर्ड। हमने सपोज करना है कि 3 कॉलम कैश बुक है आपके सामने, हमने ये देखना है, पहले ये देखना है किस साइड पे जाएगा। उसके लिए मैंने टिप आपको बताया कि हम देखेंगे कि ये रिसीट है या पेमेंट है। रिसीट है तो डेबिट साइड पे, अगर पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद देखना है कि हाँ अच्छा ये रिसीट था, तो यार ये रिसीट था तो किसके अंदर ये रिसीट था, ये कैश रिसीट था। अगर कैश रिसीट था तो फिर कैश लिख लेंगे, अगर ये बैंक रिसीट था तो बैंक लिख देंगे, या फिर अगर ये डिस्काउंट का कैश है तो उसको डिस्काउंट लिख लेंगे। जैसे ये देखें पहले एग्जाम्पल के तौर पर, आप इसको फिल करना शुरू करें अपनी कॉपी में, ठीक है। मुझसे आगे चलते जाए, मुझसे आगे चलते जाए, मैं आराम आराम से पीछे से आ रहा हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर है जी। इसमें देखो अगर कैश रिसीव हुआ है ना, तो देखें पहली बात ये है कि ये रिसीट है, रिसीट है तो ये कैश बुक का डेबिट साइड आएगा। उसके बाद कह रहे कैश रिसीट है, तो फिर हमने देखना है ये क्या रिसीट है। हाँ डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में भी 3 कॉलम है ना, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, और क्रेडिट में भी तीनों कॉलम है ना। फिर हमने देखना है, आगे चलते हैं जी। कैश पेड टू वेंडर, ओ ये वेंडर है, पेड है, तो हमें पता है ये क्रेडिट है। ओके, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट किसकी क्रेडिट है, क्या क्रेडिट में क्या है, बैंक है, कैश है या डिस्काउंट है, कैश है यार, कैश पे किए है, डन। डिस्काउंट अलाउड, देखो अलाउड है ना, तो अलाउड है तो डेबिट, अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे होता है। अगर एक्सपेंस है ना तो वो डेबिट होता है ना, और अगर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो फिर रेवेन्यू का केस होता। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, पता है आपको। और फिर डिस्काउंट था तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का कारण यूज होगा। चेक रिसीव्ड, यस चेक रिसीव्ड है,
हम चेक रिसीव है तो डेबिट साइड, और चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड का केस हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, और डेबिट साइड पे अब बैंक। उसके बाद देखो ये काउंटर एंट्री क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट इन द बैंक। कैश डिपॉजिट इन द बैंक में क्या होता है एंट्री, हमारे पास बैंक टू कैश होता है। और देख लो बाकी तो एक एक ट्रांजैक्शन हमें नजर आ रहा है, एक एक नजर आ रहा है, लेकिन जब भी काउंटर होगा तो उसका डबल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट नजर आएगा। एक चूंकि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक है तो एंट्री हमारे पास होगी बैंक टू कैश। इसमें हाँ, इसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, ये इसी तरह से लिखेंगे। जब भी आपकी काउंटर एंट्री आएगी उसमें इसी तरह से लिखेगा। लेकिन देख लो यहाँ पे हमने देखा कि डेबिट क्या हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। और हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारी काउंटर एंट्री है उसमें आपकी दोनों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि काउंटर एंट्री में दो अफेक्ट होते हैं, डेबिट अफेक्ट है, क्रेडिट अफेक्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, यहाँ पे डिस्काउंट, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज कांट्रा, कांट्रा तो यही होगा डेबिट क्रेडिट। फिर देखेंगे आगे थोड़ा सा, ये आ गया अब क्या है, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज है ना। देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने डिपॉजिट किया था तो बैंक डेबिट हुआ था, नहीं लेकिन अब बैंक डेबिट नहीं होगा, बैंक आपका क्रेडिट होगा, उल्टा होगा। ये मैं यहाँ पे लिख के इसको कैश कर देता हूँ और नीचे वाले को बैंक कर दूंगा, कैश एंड बैंक। ये देखो इसमें क्या हुआ, अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सैलरी पेड बाय द सैलरी पेड बाय चेक। अब सैलरी आपने पे किए बाय चेक किए तो क्रेडिट साइड होगा, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है, क्रेडिट। और बैंक मेंशन है, कैश सेल्स है तो डेबिट होगा और कैश के अंदर आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक। देखो पेड का लॉस आता है डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपके कस्टमर जो हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट कर दें तो ये डेबिट साइड आपका इन्वॉल्व होगा, और डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है तो ठीक है, बैंक कॉलम में जाएंगे आपके अमाउंट। उसके बाद क्या, डिपॉजिट डिसऑनर। देखो डिपॉजिट चेक डिसऑनर ना, डिपॉजिट चेक अगर डिसऑनर है तो डिपॉजिट क्या होता है, जब डिपॉजिट किया जाता है, मैंने आपको डिसऑनर का मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि डिपॉजिट का जो भी डिसऑनर का केस है वो प्रीवियस केस का रिवर्स होता है। अब क्या हुआ, जब आपने यहाँ तक देखें चेक डिपॉजिटेड, जब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो ऑफ कोर्स आपने डेबिट साइड को लिखा होगा कैश बुक की। अब डिसऑनर हो गया तो फिर ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। इशूड चेक डिसऑनर देख लो। अब इशूड चेक डिसऑनर जब इशू करते हैं चेक ना, तो वो आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इशू है ना। अब डिसऑनर हो गया तो फिर डेबिट साइड पे आएगा, उल्टा। डिसऑनर के केस में प्रीवियस इंपैक्ट को रिवर्स किया जाता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस मैंने आपको बताया ना, फेवरेबल बैलेंस का मतलब है नॉर्मल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है। बैंक चार्जेस क्रेडिट है किसमें, बैंक में। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक बाय कंपनी, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक बाय कंपनी, बैंक के थ्रू आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो डेबिट साइड यहाँ पे बैंक में आएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओडी क्रेडिट में बैंक में। देखो ये ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। आपने ये इंटरेस्ट दिया है, अगर दिया है तो आपका आउटफ्लो होगा बैंक में। इसको बैंक रिकंसिलिएशन में चीजों को भी हम दोबारा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक इन कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक। अच्छा, बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट कॉलम बैंक। Amount directly received by the bank as per standing instruction, amount directly received by bank as per, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। जैसे अगर आप अपने बैंक को ये बता दें कि जैसे ही आपका बिजली का बिल आएगा
तो वो उसका अकाउंट नंबर वगैरह आप उनको दे दें और इंस्ट्रक्शन लिख के दे दें कि जैसे ही वो आएगा उसको आप पेमेंट कर दें। इस तरह से बैंक आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट भी करेगा और पेमेंट रिसीव भी करता है। अमाउंट डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक एज पर अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर अमाउंट बैंक ने रिसीव किया है तो ये आपका रिसीट साइड होगा, और उसने बैंक में रिसीव किया ना, कैश में तो नहीं किया, बैंक ने बैंक को फिर करेंगे। उसके बाद क्या है, रेंट रिसीव बाय चेक, रेंट रिसीव्ड, अच्छा डेबिट आ गया, बैंक आ गया। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, पर ये डिस्काउंट ऑन परचेजेस है ना, तो डिस्काउंट ऑन परचेजेस आपका क्या होगा, आपको रिसीव हुआ है क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और यहाँ पे यस डिस्काउंट। पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय द बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन, देखो पेमेंट किए है, अगर पेमेंट किए क्रेडिट और बैंक। डिस्काउंट ऑन सेल्स, हाँ देखो डिस्काउंट ऑन परचेज अगर क्रेडिट साइड पे था तो ये डेबिट साइड पे होगा, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स डिस्काउंट। क्रेडिट सेल्स गौर से देखो, क्रेडिट सेल नेल नेल, क्रेडिट सेल्स है, कैश नहीं है, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स उधारी सेल है, कोई भी क्रेडिट चीज है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कैश बुक बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ कैश को ही डील किया जाता है, और कैश के अंदर फिर बैंक को और कैश को डिस्काउंट को डील किया जाता है। सेल बाय चेक एंड चेक इज रिटेन इन द बिजनेस, ठीक है, डेबिट और कैश कंसिडर कर दिया। बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक, बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस ओडीए, क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक का, और क्या होगा कैश बैलेंस ओवरड्रान इन कैश बुक, कैश का भी ओवरड्रान बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश को हम कैश बैलेंस ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान इन कैश बुक। और कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव, अगर नॉट रिसीव तो फिर सिंपल सिंपल निल, हमारे पास तो आया ही कुछ नहीं है, कैश नहीं आया, बैंक नहीं आया, तो ये भी निल हो जाएगा। यहाँ तक हमने चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। और अब आपने मेरे साथ थोड़ा सा पानी शानी पिए और मेरे साथ सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करना है, ये लास्ट क्वेश्चन बस। अगर ये लास्ट क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने किया है, जो भी कैश बुक का सिंपल कैश बुक था या 2 कॉलम था या आज 3 कॉलम की बात की जा रही है, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर सारा कुछ है, डिपॉजिटेड का केस भी है, अनडिपॉजिटेड का केस भी है, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें इस चीज़ को क्लियर कर दें, कौन सा था, आफ्ताब था ना, चलें देख लेंगे कब आएगी तो नजर आ जाएगी। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बेटा, पेन पेंसिल कैलकुलेटर। अच्छा 13.4 है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स राइट अप द कैश बुक ऑफ राशिद ख्वाजा ट्रेडिंग कंपनी। कोई ट्रेडिंग कंपनी है जी, सेल परचेज कर रही है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, उसका हमने कैश बुक बनाना है, हमने उसके कैश की पोजीशन देखनी है, उसकी बैंक की पोजीशन देखनी है और उसके डिस्काउंट की पोजीशन देखनी है। फॉर द अक्टूबर 2016 में हमने उसकी पोजीशन देखनी है। लिहाजा रूल्ड आउट किया जी ख्वाजा, राशिद ख्वाजा ट्रेडिंग कंपनी कैश बुक। और देखें फॉर द मंथ एंडेड, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था, ये तो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स हैं, इसी तरह से लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड। अगर ईयर की बात की जाए तो लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको नहीं चेंज किया जाता। और आगे देख लें जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है या जो भी मंथ है वो आपने अक्टूबर 30 को आपने रिपोर्ट किया है 2016 के अंदर, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे पहले 2016 लिख देते हैं ईयर के कॉलम के अंदर। डन। मंथ के अंदर हमारा कौन सा, अक्टूबर, ओसीटी मेंशन कर दिया है दोनों साइड पे। चलेंगे स्टार्ट।
फर्स्ट डेट को क्या हुआ जी, कैश इन हैंड, ओके कैश का फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम लिखो 1 बैलेंस 200 फॉर कैश, 200 डन। बैलेंस ओडी एट बैंक, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है कोई इशू नहीं है, क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं हम। बैलेंस बीडी कितने पैसे, 400 रुपीज, ये आ गया। पहले दिन और से देखो जरा अपनी कैश बुक को, आपके पास बैलेंस जो है वो कैश के अंदर 200 रुपये पड़ा हुआ है, 200 रुपीज आपका कैश है, और बैंक के अंदर आपका कुछ नहीं है। देखो बैंक के अंदर कुछ नहीं है, बैंक का जीरो बैलेंस शो हो रहा है, नहीं जीरो भी नहीं शो हो रहा, 400 नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस शो हो रहा है, ओडी बैलेंस शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपने आप पे बैंक की लाइबिलिटी है, आपने बैंक को 400 रुपीज अब पे करना है, तब जाके आप होंगे, फिर उसके बाद आप चलें, चीजें आएंगी चलती रहेंगी। 2 सेल्स, कैश सेल्स 1500 यहाँ तक, 2 सेल्स, सेल थी 1500, डन। आगे क्या रहे, बैंक कैश 1200 मीन आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कितना जी 1200। अगर बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो आपके पास एंट्री क्या पास की जाएगी, आपके पास एंट्री पास की जाएगी बैंक टू कैश 1200। अब देखो क्या कह रहा है, बैंक कैश 1200, बैंक कैश 1200, क्या आपने कैश को उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया 1200 का। अब 1200 का किया तो क्या बैंक इंक्रीज हो गया, 1200 से कैश डिक्रीज हो गया ना। अब मैं बहुत सिंपली तरह से करता हूँ, बैंक इंक्रीज हो गया, ये देखो मैंने बैंक को इंक्रीज कर दिया है 1200 के साथ, इंक्रीज हो गया ना, बाद में इसके साथ चीजें लिख देंगे सारी। और क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ ना, कैश डिक्रीज कैसे होता है, कैश को जब क्रेडिट लगता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए रिपोर्ट कर दिया बस, फिर इसके साथ एक सील डाल दी, इसके साथ भी सील डाल दी, टू थी। देखो ये रिपोर्टिंग कहाँ पे, बैंक पे, इसका सोर्स कैश होगा, और ये रिपोर्टिंग कहाँ पे, कैश में, तो इसका सोर्स बैंक होगा। फिर इसको देखते हैं, बैंक कैश रुपीज 1200 के पैसे 1200 रुपए 1200 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक में कर दिया तो बैंक को इंक्रीज करो ना, अभी तक तो उसमें जीरो बैलेंस था, बल्कि 400 देने थे अपने पास से, तो चलो काम ऊपर हो गया, अब 800 का बैलेंस शो करेगा। उसके बाद बैंक में हमने इंक्लूड कर दिया, फिर बैंक में इंक्लूड किया, लेकिन कहाँ से इंक्लूड किया भाई, कैश से निकाले है ना, अपनी कैश से उठा के बैंक, ये जो कैश हमारे पास 200 पहले थी, 1500 फिर आई, 1700 कैश आ गई थी ना, उसमें से हमने 1200 को उठाया, और 1200 को कैसे उठाएंगे, 1200 को हम कैश के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, जो कैश को रिड्यूस करेगा, आपको पता है। आगे चलता हूँ, पेड हबीब एंड कंपनी बाय चेक, 7 तारीख को बैंक में 150, 7 तारीख को बैंक में 150 हो गया जी, यहाँ तक आ गया जी। पेड हबीब एंड कंपनी बाय चेक 150, ये देखो 150 आगे चलता हूँ, रिसीव अब्दुल्ला चेक 850 एंड डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। अब क्या हुआ, आपने अब्दुल्ला से चेक लिया और उसको डिपॉजिट कर दिया, डेट कौन थी, 10 थी, और 850 10, और अब्दुल्ला चेक, अब्दुल्ला ही कर देता हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, रिटेन नहीं किया बिजनेस में, तो उसको डिपॉजिट कर दिया, तो क्या पैसे बैंक में चले गए, हमने यहाँ पे लिख दिया 850 अब्दुल्ला चेक 10 डेट को। उसके बाद नेक्स्ट देखें 14 डेट में क्या किया हमने, आधा आधा। अच्छा एक और पॉइंट याद रखो बेटा, कि ये अकाउंटिंग में हर सारी किस्म की अकाउंटिंग के अंदर इनिशियल स्टेजेस पे नो डाउट आगे हम देखेंगे, लेकिन ये जो कभी भी कोई सेमी कॉलन आ जाए, कॉलन आ जाए, कोई फुल स्टॉप आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, तो वहां तक रुक जाए, वहां तक जो ट्रांजेक्शन उसको पुट करे, फिर आगे चले। थोड़ा सा इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली कंपाउंड एंट्री करने की भी हो जाएंगे, लेकिन आज सो फार हम नहीं करना। 7 और 10 के बाद कौन सी ट्रांजेक्शन है, 14, यहाँ तक मैं करता हूँ। पेड सैलरी इन कैश,
सैलरी अदा की 14 में 250, 14 में कितने अदा की? कैश से 250, डन हो गया जी। और फिर क्या, बट गुड्स फॉर कैश, आपने परचेजेस किए हैं 14 को, जिसकी प्राइस है 140, 14 को ही आपने किए हैं परचेजेस ठीक हो गया जी। अब एक और चीज भी है, देखो ये जो दो ट्रांजेक्शन हमने इकट्ठी की है ना, तो इसको हम यूं भी कर सकते थे, परचेजेस एंड सैलरी एक लाइन में भी हम लिख सकते थे, ठीक है, और इसको सम भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए हमने ज्यादा बेहतर किया है, अलग अलग कर दिया। तो ये रूल होता है, जैसे ये भी दो अगर सेम डेट हो तो आप उसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, मीन एक जगह उसको आप सम करके लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूल ये है कि डेट सेम होनी चाहिए। अगर डेट में फर्क है तो फिर आप उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। चलिए हमने अलग अलग किए, ज्यादा बेहतर नजर आएगी इस तरह से। 14 140 वाला खाता खत्म हो गया, 14 यहाँ तक। 16 में चला गया, कह रहे हैं कि ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो बैंक से पैसे निकाले हैं, लेकिन ऑफिस यूज के लिए तो कैश डेबिट हो जाएगा हमारे पास और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज आल्सो अ कंपाउंड एंट्री। ड्यू फ्रॉम ऑफिस यूज, अगर यहाँ पे पर्सनल यूज होता तो फिर यहाँ पे ड्राइंग टू बैंक होता, तो ड्राइंग टू बैंक इज नॉट अ काउंटर एंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ है देख लो, अब इसको भी मैं और सिंपल तरह से करता हूँ, मुझे जरा फॉलो करना है। देखो ये कह रहा है कि 160 रुपीज कैश में आए हैं ना, आपने जब बैंक से पैसे निकाले हैं तो पैसे आपके बिजनेस में आ गए, इसका मतलब है कितने पैसे थे जी? 160 रुपीज थे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैश में 160 इंक्रीज हो गया। ये देखो ये कैश था, मैंने 160 इंक्रीज कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, बैंक में 160 डिक्रीज करेंगे। ये इसके साथ डेट मैंने देखी क्या था जी, 16, मैंने 16 डेट भी लिख दिया, 16। और यहाँ पे देखें अगर कैश है तो इसका सोर्स बैंक होगा, सी, और ये बैंक है तो इसका सोर्स कैश होगा। अच्छा यहाँ तक आ गया 16 में, 16 को दोबारा फिर पढ़ता हूँ। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 160, हमने 160 विड्रॉ किए, मैंने उसकी एंट्री पास की कैश टू बैंक, विच शोज के कैश इज इंक्रीजिंग व्हाइल बैंक इज डिक्रीजिंग। इफ द कैश इज इंक्रीजिंग डेबिट साइड से इंक्रीज होता है, और बैंक है तो बैंक इज अ डिक्रीजिंग, तो हमने इसका 160 जो है यहाँ पे लिखा है लिहाजा, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसके साथ लिख दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यूज को, फिगर्स को राइट साइड पे आपने और राइट कॉलम के अंदर आपने रिपोर्ट करना है। 16 के बाद आगे चलता हूँ, 21 कैश सेल्स 21 तक हुई है जी, 21 है, 21 रुपीज है, 21 को 21 की कैश सेल्स हुई है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सेल्स को, सेल्स 21 में 21 हुई, डन। फिर क्या हुआ, पेड वेजेस इन कैश 120, सेम डेट को वेजेस पे किए, तो किस में किए, कैश में किए 120 में। इसको फिर चेक कर लेता हूँ, कैश ही में किए ना, यस कैश में किए। उसके बाद 23 रिसीव बाय चेक फ्रॉम आफ्ताब अहमद 360 डिस्काउंट 10। हाँ ये यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था, ये देखो इसकी इस ट्रांजेक्शन को जरा और से देखो तो देखिए कह रहा डिपॉजिट आफ्ताब चेक, ये नीचे देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई, इसका मतलब है इसके साथ अपने पास वर्कबुक में लिखो एंड नॉट डिपॉजिटेड, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपको कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। ये कह रहा है कि रिसीव बाय चेक फ्रॉम द आफ्ताब अहमद, देखो आफ्ताब अहमद यहाँ पे लिखा हुआ था ना, फिर अगर आपने गौर किया तो यहाँ पे डिपॉजिट आफ्ताब चेक, इसका मतलब है 23 में वो चेक डिपॉजिटेड नहीं था, उसको आगे चल के हमने 30 की डेट में डिपॉजिटेड किया, ये डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे हमने रिसीव किया है आफ्ताब अहमद का चेक 360 का, और उसको रिटेन किया बिजनेस के अंदर, तो कैश को हम इन्वॉल्व करेंगे। 23 आफ्ताब चेक ऑफ वर्थ रुपीज 360, ये देखो हमने कैश में लिखा। मैं इस चीज को दोबारा
आपको बताता हूँ कि देखो ये इस तरह का केस होता है कि जब आप कोई भी चेक लें, अगर चेक को लेके आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे इस केस के अंदर हमने अब्दुल्ला का चेक लिया था, 10 डेट में जाएं तो वहां पे हमें कंफर्म हो जाएगा। देखो ये 10 डेट में हमने किया था और फिर उसके बाद ये 23 डेट, इन दो को आप आपस में कंपेरिजन करो, एक इस ट्रांजेक्शन को और इस ट्रांजेक्शन को कंपैरिजन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव अब्दुल्ला चेक रुपीज 850 एंड डिपॉजिटेड। चेक लिया, डिपॉजिट कर दिया, तो हमने बड़ा आसान कर दिया। यहाँ पे ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन दूसरे केस के अंदर हमने क्या किया कि रिसीव बाय चेक फ्रॉम आफ्ताब अहमद, उसी तरह से हमने चेक रिसीव किया आफ्ताब से एंड नॉट डिपॉजिटेड। जब नॉट डिपॉजिटेड होगा तो फिर याद रखें, वो चूंकि बैंक को तो नहीं पता ना कि आपको किसी ने चेक दिया है, लेकिन आपको तो पता है। अगर आपको पता है तो आप उस चेक को कैश कंसिडर करें, कैश रखें। और फिर आपको बताया गया है कि जब यही चेक अगर फिर आगे चल के किसी वक्त डिपॉजिट किया जाएगा तो याद रखिएगा, फिर इसको हम जब इसको डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त फिर हम इसको इसके लिए काउंटर एंट्री पास करेंगे। चलें आगे आगे देखेंगे। ये देखो एक और चीज आ गई, अब्दुल्ला चेक रिटर्न बाय अनपेड। अब्दुल्ला चेक ये वाला, ये बैंक के पास गया है, बैंक ने उसको देखा है, तो उसको पता चला है कि नहीं, ये बैंक कोई भी इश्यू था चेक में जिसकी वजह से ये डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर मीन रिटर्न हो गया है, पेमेंट नहीं की गई। देख लो, रिटर्न बाय बैंक अनपेड, यस अनपेड और डिसऑनर। तो फिर इसके लिए मैंने आपको बताया डिसऑनर के जितने भी केसेस हैं उसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है। अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो जब डिसऑनर हो जाएगा उसको क्रेडिट में लिख लो। अगर पहले वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, डिसऑनर हुआ तो उसको डेबिट में लिखो। रिवर्स इम्पैक्ट 24, मैं यहाँ पे 24 में चला गया। सर इसी सर तरह से मैंने आपने सेम डिस्काउंट बोल दिया जी, अच्छा डिस्काउंट किसी की चीज करेंगे, यस, अच्छा गुड, ये आगे बेटा 10 डिस्काउंट है इसके लिए 23। हाँ डिस्काउंट को देख, ये बिल्कुल सामने लिख के डिस्काउंट, थैंक यू। इस डिस्काउंट कितना और नहीं, अच्छा यहाँ पे आ गया, फिर मैं दोबारा डिस्काउंट की तरफ आ गया। मैं यहाँ लिखा अब्दुल, अब्दुल 850 थी ना। अब 850 इधर एक चीज और करने, देखो यहाँ पे भी बैंक कॉलम में था, अच्छा तो क्रेडिट में भी बैंक में ही होगा, क्रेडिट में कैश में नहीं होगा। अगर क्रेडिट में बैंक में होगा तो फिर डेबिट में भी बैंक, चूंकि ये कैश ही बैंक है, कैश का तो नहीं है। ठीक है, ये तो चेक था, डिपॉजिट किया आपने, शो किया, नहीं मिला, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से मतलब क्या है, अब ये चीज यहाँ से खत्म होगी। इस 80-50 का डेबिट 80-50 के क्रेडिट के साथ आपस में खत्म हो गया। इसका मतलब है अब्दुल से चेक नहीं लिया हमने, क्योंकि हमने शो तो किया हुआ था, फिर उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी। और याद रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर रिवर्स एंट्रीज उन्हीं केसेस के अंदर हम पास करते हैं जब कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन हमारे लिए कोई फेवरेबल नहीं होती या उसको हमने खत्म करना होता है, अकाउंट से उड़ाना होता है, तो उसको रिवर्स एंट्री पास करते हैं, डेबिट क्रेडिट आपस में खत्म कर दी जाते हैं। 24 के बाद चलता हूँ, होगी जी 24 चीज। 27 सेंट अ चेक टू जोन्स, जोन्स को हमने चेक सेंड किया, और साथ ही हमने 175 27 175 चेक है ना, चेक है, यस चेक है 175 है, और इसके अंदर भी डिस्काउंट आपके पास मौजूद है, तो सिंपल उसी उसी का डिस्काउंट है तो उसके सामने डिस्काउंट कॉलम में 5 लिख दिया। डिस्काउंट बताओ तो और नहीं करते हैं, सिंपल है, यस। अब देखो डिपॉजिटेड आफ्ताब चेक, अब यहाँ पे देखो आखिरी चीज ये है, लेकिन जरा गौर से देखने, देखो मेरी बात सुनो ना यार, कि इस चीज को मैं दोबारा एक दफा आपके लिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देखो एक चेक था, क्योंकि हमने उसे अपने जेब में रखा था, डिपॉजिट नहीं किया था, तो उसको हमने कैश कंसिडर किया था, ये वाला। अब देखो ये बेसिकली अगर ये होता कि यहाँ पे इसी दिन डिपॉजिट कर दिया जाता तो क्या होता, ये अमाउंट 360 यहाँ पे ना लिखते, हम बैंक अकाउंट में लिख देते, तो हमारा खाता ही खत्म हो जाता। होना इसके साथ यही है, होना इसके साथ यही है, जो भी अभी हम प्रोसीजर करेंगे उसका रिजल्ट यही होगा कि आफ्ताब का चेक जो होगा 360 ये बैंक में शो होगा, बाकी चीजों को हम कुछ एंट्री इस तरह करेंगे जो आपस में कट हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, ठीक है, राइट ऑफ हो जाएंगी। अब देखो ये कह रहा है कि आफ्ताब चेक हमने डिपॉजिट किए, तो जरा गौर से देखें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो चेक आपको नजर आ रहा है 360 का, ये चेक है नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं ये चेक नहीं है, इसलिए ये चेक नहीं है कि ये तो कैश है। हाँ शो की हुई है आपने कैश में, मानता हूँ है तो चेक है, लेकिन ये अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तक जो हमने अकाउंटिंग की है उसके अंदर 360 तो कैश है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ना। अगर हम अपनी कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारे प्रोसीजर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब कैश डिपॉजिट की जाती है तो एंट्री क्या पास की जाती है, हम करते हैं बैंक टू कैश,
या एक और तरह से भी मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे कैश शो की हुई है। अब चूंकि ये कैश नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, देखो ये कैश तो नहीं है ना, अगर कैश नहीं है तो कैश में शो की हुई है, लिहाजा 360 यहाँ पे लिख दो 360। इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसकी कैश डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड से खत्म हो जाएगी। और करना क्या था, करना ये था कि इसको 360 यहाँ पे शो करना बस। अब इस 3 ट्रांजेक्शन की बेस पे मैं इसको फिर दोबारा एक दफा भी करूंगा, लेकिन ये देखिए मैं आसानी से आपको ये यहाँ पे समझा दिया कि यार ये 2 इम्पैक्ट अगर आप करें। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक क्या था कि उसको हमने कैश कंसिडर किया हुआ था, तो यार ये कैश तो नहीं है। अच्छा कैश नहीं, फिर इसको कैसे उड़ाएं? अच्छा उतनी अमाउंट को कैश में दूसरे साइड पे भी आप रिपोर्ट कर दें। डेबिट में रिपोर्ट थी, उसको क्रेडिट में रिपोर्ट करें, वो आपस में निल हो गया। इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ये था नफ्ताब का चेक था, यहाँ पे हम लेके आए और इसके ऊपर आपने काउंटर एंट्री डाल देनी है। इसको फिर भी एक दफा देख लेते हैं और तरीके से भी। यहाँ पे बैंक में ना मैं इसके साथ कैश लिख देता हूँ। यहाँ पे भी डेट 30 और चूंकि कैश में तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक। अगेन ये 3 ट्रांजैक्शन का आपस में लिंक है। हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया था, कैश कंसिडर किया हुआ था। जब डिपॉजिट करेंगे तो फिर उसको काउंटर एंट्री कंसिडर की जाएगी। काउंटर एंट्री ये होगी क्योंकि हमारे पास बैंक टू कैश है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसको देख लो हमने यहाँ पे कैश को डिक्रीज कर दिया है, लेकिन क्रेडिट करने से कैश डिक्रीज होती है और बैंक चूंकि डेबिट है तो डेबिट करने से हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट कर दिया है। अब इसको बैलेंस करें, टोटल करें और इसको कंप्लीट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ, पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन सा साइड बड़ा होगा। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश का डेबिट साइड ही बड़ा हो या बैंक का डेबिट ही बड़ा हो, क्रेडिट भी बड़ा हो सकता है। अच्छा इसलिए गौर कीजिएगा, बैलेंस किसी तरफ भी आ सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकते हैं। ये देखो 200 है, 1500 है, 360 है और यहाँ पे 1200, 250, 140, 360 मुझे ये साइड बड़ा लगता है। 200 प्लस 300 प्लस 160 प्लस 21 प्लस 360 41। अब देखते हैं दूसरी साइड को भी शायद करीब ही होगा, तकरीबन मिलते जुलते फिगर है। 1200 प्लस, ये मैं साइड को प्लस करके देख रहा हूँ, इस साइड को 1200 प्लस 250 प्लस ये वाली ये साइड है 140 प्लस और 120 प्लस और 360 इज इक्वल टू ये 2070 2240। तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड है 2241। अगर ये बड़ी साइड है तो उसको उठाते हैं, यहाँ से बड़ी साइड है ये यहाँ पे ले गए, कैश में था, कैश में यहाँ पे लिखते हैं टोटल, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 2241 माइनस ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू से माइनस करेंगे 1200 माइनस 250 माइनस 140 माइनस 120 माइनस 360 171 यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस 171 फॉर कैश बैलेंस शीट एक। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं जी 1200 850 और 360 ये देखो सबसे ज्यादा है। बैंक का 1200 बैंक का डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रहा है जी 850 प्लस 360, इससे हमारे पास बन गया 2410 2410 यहाँ पे आ जाएगा 2410। अब 2410 से हम इन चीजों को माइनस कर देते हैं, माइनस 400 माइनस 150 माइनस 160 माइनस 850 माइनस एंड लास्ट 175 माइनस। इससे जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो
75 है और इसी बैलेंस को हम यहाँ से उठाते हैं। अच्छा, और आपको पता है कि इसका डिस्काउंट को बैलेंस नहीं किया जाता, इसको टोटल लिखा जाता है। इसका देखो ये टोटल 10 था, इसका टोटल यहाँ से 5 था। अब इसको मैं यहाँ बैलेंसेस को पिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे डी कर देता हूँ। और ये कौन सा मंथ, अक्टूबर और नवंबर, भी नवंबर और फर्स्ट। इस तरह से हमारे पास हमने इसको कंप्लीट कर दिया है इस क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ हमने अपना कैश बुक भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा कैश बुक का आज हमने 3 कॉलम कैश बुक को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इसको देख लें, इसमें अगेन जो आपकी काउंटर एंट्री है उसका ही थोड़ा सा हमें नजर आया है एक चीज, और दूसरा 2 ही पॉइंट मुझे, जो अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं सिर्फ विद इन 10 सेकंड ये कह सकता हूं कि कैश बुक इज ऑल अबाउट द काउंटर एंट्री, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरी ये कि नॉट डिपॉजिटेड चेक, जब नहीं डिपॉजिट होता तो कैश कंसिडर किया जाता है, और नॉट डिपॉजिटेड चेक व्हेन डिपॉजिटेड। 3 ही पॉइंट हैं। एक काउंटर एंट्री है, 2 तरह की काउंटर एंट्री होती है, एक कैश टू बैंक और एक बैंक टू कैश। इसको हम देखेंगे, डबल साइड इसकी ट्रीटमेंट होगी। और उसके बाद अगर आप चेक अपने पास मेंटेन करेंगे, उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको कैश कंसिडर करेंगे, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर लास्ट इज के जी व्हेन यू डिपॉजिटेड चेक, जो ऑलरेडी जो नॉट डिपॉजिटेड चेक व्हेन डिपॉजिटेड, जो आपने कैश में मेंटेन किया होता है, जैसे इस केस के अंदर था, इसको आपने कैश कंसिडर किया होता है, और जब उसको फिर आप उस चेक को, जिसको आपने था तो चेक, लेकिन पहले इसको कैश कंसिडर किया था, उसका रीजन ये था कि डिपॉजिट नहीं था, और जब उसको डिपॉजिट करेंगे तो फिर इसका काउंटर एंट्री पास करेंगे।